नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नर्सिंग के क्लब के ऑनलाइन सेक्शन में। दोस्तों, आज हम हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क कोऑर्डिनेटर के चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, जो है सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा। कैसे हम मरीज की सुरक्षा कर सकते हैं और उसकी प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड कर सकते हैं। अस्पताल में किस प्रकार एक मरीज की सुरक्षा की जाती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कार्य सूची पहला है सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा क्या होता है, जो कि स्लाइड नंबर 5 पर पढ़ेंगे। दूसरा है प्राथमिक चिकित्सा में आपातकालीन स्थिति कैसे होती है, जो कि स्लाइड नंबर 6 पर देखेंगे। तीसरा है प्राथमिक चिकित्सा के क्या उद्देश्य होते हैं, जो स्लाइड नंबर 8 पर हम लोग देखेंगे। चौथा है प्राथमिक चिकित्सा के प्रकार क्या क्या प्रकार होते हैं, जो स्लाइड नंबर 10 और 11 के बीच में हम जानेंगे। पांचवा है प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत क्या है, जो स्लाइड नंबर 12 पर हम लोग देखेंगे। छठा है प्राथमिक चिकित्सा की पेटी क्या क्या पेट सामग्री होनी चाहिए, क्या क्या पेटी में रखते हैं, उसकी स्लाइड नंबर 13 पर हम लोग देखेंगे। सातवां है प्राथमिक चिकित्सा पेटी सामग्रियां क्या क्या सामग्री होती है, क्या क्या उपकरण होते हैं, ये स्लाइड नंबर 15 पर हम लोग देखेंगे। आठवां है आघात या चोट के लिए पेटी सामग्री, कैसे एक आघात हो जाता है या लग जाती है चोट, तो उसके लिए क्या क्या सामग्री हमें तैयार करनी पड़ती है, उसके लिए स्लाइड नंबर 16 पर हम लोग देखेंगे। नवा है प्राथमिक चिकित्सा किट के लिए क्या जरूरी दवाइयां होती है, जो स्लाइड नंबर 17 पर हम लोग देखेंगे। 10 सामान्य सुरक्षा कैसे की जाती है, जो स्लाइड नंबर 18 पर हम लोग देखेंगे। 11वां है सामान्य सुरक्षा क्या क्या सावधानियां रखी जाती है, जो कि स्लाइड नंबर 19 से 20 पर हम लोग देखेंगे। 12वां है सामान्य सुरक्षा के उपकरण कौन कौन से होते हैं, जो स्लाइड नंबर 21 पर हम लोग देखे हैं। 13वां है सामान्य सुरक्षा के अधिकार, जो कि स्लाइड नंबर 22 से 23 के बीच में हम लोग देखेंगे। उसके बाद में हम 14वें नंबर पर अभ्यास प्रश्न करेंगे, जो स्लाइड नंबर 7, 9 और 24 पर हम देख पाएंगे। अब है सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा। कैसे हम अस्पताल में एक मरीज घायल हो जाता है तो उसे कैसे देखा जाता है, कैसे बीमार व्यक्ति को संभाला जाता है, उसके लिए हम जानेंगे। किसी भी घायल या बीमार व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाने से पहले या उसे जान बचाने के लिए हम जो भी कर सकते हैं उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। जो मरीज घायल या बीमार हो जाता है उसे जो फर्स्ट एड हम कर सकते हैं उसे हम प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है। उसे आपातकाल में पड़े हुए व्यक्ति को जान बचाने के लिए हम आसपास के किसी भी प्रकार की वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं, जिससे जल्द से जल्द उसके आराम मिल सके और अस्पताल ले जाया जा सके। अगर व्यक्ति की जान बचाना हो तो आसपास में जो भी हमारे पास वस्तुएं हैं जो उपयोग में हम ले सकते हैं, और जल्दी से जल्दी उन चीजों का उपयोग लेके एक हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क उससे अस्पताल में मरीज को पहुंचा सकता है। प्राथमिक चिकित्सा में आपातकाल से कौन सी स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा हो सकती है, इमरजेंसी हो सकती है। पहला है दम घुटना, पानी में डूबने के कारण मरीज का दम घुट गया या पानी में डूब गया हो, उसके कारण ही प्राथमिक चिकित्सा हो सकती है। दूसरी है फांसी लगने के कारण या सांस नली में किसी भारी चीज का अटक जाना, या तो फांसी लगाने के समय या सांस नली में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना या रुकावट आ जाना, उसके कारण भी आपातकालीन स्थिति हो सकती है। तीसरा है हृदय गति रुकना, हार्ट अटैक आना, यह भी एक इमरजेंसी कोड होता है, हो सकता है। चौथा है खून बहना, खून बहने से भी फर्स्ट एड आपातकालीन स्थिति हो सकती है। पांचवा है शरीर में जहर का असर होना, जल जाना, या तो जहर का असर हो जाना या व्यक्ति जल गया हो, वो भी आपातकालीन स्थिति के अंदर आता है। छठा है हीट स्ट्रोक होना, अत्यधिक गर्मी का शरीर में पानी की कमी होना, डिहाइड्रेशन होना, उसके कारण भी आपातकालीन स्थिति हो सकती है। सातवां है बेहोश, कोमा, मोच, हड्डी टूटना या किसी जानवर के काटने पर भी हो सकता है। मरीज बेहोश हो गया हो या कोमा में चला गया है, मोच आ गई हो, हड्डी टूट गई है, इस स्थिति में भी एक हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क को पता होना चाहिए कि ये आपातकालीन स्थिति हो सकती है। अभ्यास प्रश्न, प्राथमिक चिकित्सा कौन कौन सी इमरजेंसी अवस्था में दी जा सकती है। दम घुटने या पानी डूबने के कारण दे सकते हैं। फांसी लगने के कारण या सांस नली में किसी भारी चीज का अटक जाने के कारण हम दे सकते हैं। हृदय गति रुकना या हार्ट अटैक आने पर हम दे सकते हैं। उपरोक्त सभी हमारे आंसर सही है। अब प्राथमिक चिकित्सा उद्देश्य क्या क्या उद्देश्य होते हैं, ये प्राथमिक चिकित्सा देने के, फर्स्ट एड देने के। घायल व्यक्ति का जान बचाना, अगर हम प्राथमिक चिकित्सा देंगे तो उससे क्या होगा, घायल व्यक्ति की जान बच सकती है। दूसरा है बिगड़ी हालत से बाहर निकालना, अगर व्यक्ति की हालत ज्यादा बिगड़ रही है तो उस स्थिति में प्राथमिक फर्स्ट एड करके हम मरीज को
उस स्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। तीसरा है तबीयत के सुधार में बढ़ावा देना। अगर मरीज की तबीयत खराब हो गई हो, उसमें सुधार लाना हो, तो हम ये फर्स्ट एड कर सकते हैं। अभ्यास प्रश्न 2, प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य क्या है? घायल व्यक्ति का जान बचाना, बिगड़ी हालत से बाहर निकालना, तबीयत के सुधार में बढ़ावा देना, उपरोक्त सभी। जो हमारा आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। प्राथमिक चिकित्सा के प्रकार, अब क्या क्या प्रकार हो सकते हैं फर्स्ट एड देने के? पहला है जल्द से जल्द दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। जल्दी से जल्दी एक हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क में अगर हॉस्पिटल में हो रहा है या कहीं बाहर आपके घर में हो रहा है, सबसे पहले हमें जल्दी से जल्दी उस स्थान पर पहुंचना है। दूसरा है अनावश्यक प्रश्न पूछकर समय बर्बाद ना करें। मरीज किसी प्रकार का कोई अनावश्यक प्रश्न ना करें और हमें मरीज से जो जवाबदेही है वो जवाबदेही ले। तीसरा है चोट का कारण जल्दी से पता करें। चोट का जो भी कारण है मरीज से पता करें। चौथा है चोट लगने वाले वस्तु को रोगी से अलग करें और जहां चोट लगी है या जिस वस्तु से उसको चोट लगी उस वस्तु को वहां से अलग करना है। जैसे गिरने वाली मशीन, किसी मशीन से लग गई हो तो मशीन को अलग करना है। आग लग गई तो वहां से आग से मरीज को दूर ले जाना है। बिजली का तार या बिजली का तार करंट से चौक लगा हो तो उसको मरीज को करंट से दूर ले जाना है। जहरीले कीड़े खाया हो उसको भी वहां से हटाना है और कोई अन्य वस्तु से अगर प्रॉब्लम हुई है तो उस वस्तु से भी हमें हटाना है। पांचवा है पता लगाएं कि क्या मरीज मर चुका है, जीवित है या बेहोश हो गया है। मरीज का पता लगाना है कि मरीज मर चुका है या बेहोश हुआ है या उसकी हालत सही नहीं है, इसका पता हमें लगाना है। छठा है गोद लिए जाने वाले प्राथमिक उपचार उपयोगी प्राथमिकता निर्धारित करें। अगर आपने प्राथमिक उपचार दे रहे हो तो प्राथमिक की स्थिति को जाने और फर्स्ट एड देने की जल्दी से जल्दी कोशिश करें। उस क्रम में कार्डियक फंक्शन को ठीक करना। अगर किसी के हार्ट प्रॉब्लम हुई है, सबसे पहले कार्डियक फंक्शन को ठीक करना है। सांस लेने में मदद करना, मरीज को सांस के लिए प्रॉपर तरीके से CPR देना है। चोट लगने की जगह में से खून बहना बंद करना है। जहां खून चोट लगी है और खून ज्यादा बह रहा हो तो वहां पे फर्स्ट एड हमें खून बहने को रोकना है। सातवां है जल्दी से जल्दी चिकित्सा सहायता की व्यवस्था करें। जितनी जल्दी हो सके हमें चिकित्सा सहायता की सहायता लेनी चाहिए। आठवां है रोगी का रिकॉर्ड घटना का विवरण रखें। अगर रोगी का रिकॉर्ड रखना चाहिए और जितना घटना हुई है उस विवरण को देखना, अवलोकन करना चाहिए। नौवां है जहां तक संभव हो मरीज को गर्म या आरामदायक रखें। जहां तक संभव हो मरीज को गर्म रखें और आरामदायक स्थिति में रखना है। 10वां विशिष्ट उपकरणों की प्रतीक्षा करने के बजाय सुधार करें। अगर किसी प्रकार के विशिष्ट उपकरण की प्रतीक्षा करें और बजाय सुधारने के। 11वां यदि रोगी बेहोश में है तो उसे आश्वस्त करें। यदि रोगी बेहोश स्थिति में उसको स्वस्थ करना चाहिए। अब प्राथमिक चिकित्सा सिद्धांत, क्या क्या सिद्धांत हो सकते हैं मरीज को देने के लिए, कैसे हम फर्स्ट एड कर सकते हैं मरीज को। आप एक हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क को जानना जरूरी होता है। पहला है सांस की जांच करें और ABC के नियम का पालन करें। मरीज की सांस को चेक करें। ABC एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन का पालन करना चाहिए। मरीज का एयरवे चेक करें, उसकी ब्रीथिंग चेक करें और उसका सर्कुलेशन चेक करना चाहिए। दूसरा है अगर चोट लगी है, रक्त बाहर बह रहा हो तो जल्द से जल्द रक्तस्राव को रोके। अगर मरीज की किसी प्रकार की चोट लगी हुई है, रक्त वहां से बह रहा हो तो जल्दी से जल्दी रक्तस्राव को रोकना चाहिए। तीसरा है अगर घायल व्यक्ति को सदमा लगा हो तो उस समय समझाए और सावधान दे। यदि व्यक्ति घायल हो गया है या उस पर चोट लगी हुई हो तो समझाए और उसे सावधान देने की कोशिश करें। चौथा है अगर व्यक्ति बेहोश हो तो होश में लाने की कोशिश करें। अगर व्यक्ति बेहोश हो गया हो तो उसे होश में लाने की जल्दी कोशिश करनी चाहिए। पांचवा अगर कोई हड्डी टूट गई हो तो सीधा करें और दर्द को कम करें। अगर मरीज की किसी प्रकार की फ्रैक्चर हो गया हो तो उसको फ्रैक्चर की स्थिति को सही तरीके से रखना, उसको दर्द को कम करना चाहिए। लास्ट है जितना जल्दी हो सके घायल व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल या चिकित्सा में पहुंचाएं। जितनी जल्दी हो सके मरीज को कहां पहुंचाना है, नजदीकी अस्पताल में पहुंचाना है और चिकित्सालय में उसे दिखाना है। अब प्राथमिक चिकित्सा की पेटी में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। जिस प्रकार ये प्राथमिक फर्स्ट एड बॉक्स बनाया गया है, ये फर्स्ट एड बॉक्स आप लोग देख लीजिए और ऐसा ही फर्स्ट एड बॉक्स आप अपने घर पे बनाइए। जब भी जरूरत हो आप इस फर्स्ट एड बॉक्स का घर पे उपयोग कर सकते हैं। अब प्राथमिक चिकित्सा पेटी सामग्री, क्या क्या सामग्री होती है एक प्राथमिक चिकित्सा सामग्री के अंदर। श्वास नली की जांच करें। सांस से जुड़े हुए रक्त सुचाव के पेटी सामग्री तैयार करने के लिए क्या क्या चाहिए। पहला है मुंह के लिए मास्क, पॉकेट मास्क हमारे चेहरे पे मुंह पे लगाने के लिए होना चाहिए। दूसरा है चेहरे के लिए शील्ड
फेस शील्ड का प्रयोग करने के लिए फर्स्ट एड के लिए जरूरी होता है। रक्त मापी स्पाइनोमाइनोमीटर ब्लड प्रेशर का जो भी होता है, ब्लड बीपी लिया जाता है, वो हमारे पास होना चाहिए। चौथा है स्टेथोस्कोप होना चाहिए। पांचवा इमरजेंसी फोन नंबर होने चाहिए हमारे पास। अब प्राथमिक चिकित्सा पेटी सामग्री क्या क्या होती है? स्पीड या एल्कोहल। प्राथमिक जो फर्स्ट एड सामग्री है उसमें क्या क्या रखना होता है? स्पीड या एल्कोहल रखना चाहिए, बेड एड रखना चाहिए, जो बेड है वो रखनी चाहिए, रुई या रुई के स्वेब रखने चाहिए, आयोडीन लोशन, जो आयोडीन होती है हमें किसी घाव को साफ करने के लिए आयोडीन लोशन का प्रयोग कर सकते हैं, बैंडेज और हाइड्रोजन प्रोक्साइड। हाइड्रोजन प्रोक्साइड भी जो घाव पे कीटाणु पैदा हुए उनको नष्ट करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। आघात या चोट लगने के लिए पेटी सामग्री कैसे तैयार किया जाता है? चोट लगना, खून निकलना, हड्डी का टूटना, जल जाने का सामग्री फर्स्ट एड किट में होना बहुत आवश्यक होता है। यदि किसी मरीज को चोट लग गई हो, खून निकल रहा हो, हड्डी टूट गई हो या जल गया हो, तो इसके लिए हमें फर्स्ट एड में किट बनाना आवश्यक होता है। इसमें बहुत सारे बैंडेज या ड्रेसिंग सामान होना जरूरी होता है, जैसे चिपकाने वाली पट्टियां, एडवाइस बैंडेज होनी चाहिए, बेड एड होना चाहिए, स्टिक प्लास्टर होना चाहिए, बेड एड या स्टिक प्लास्टर होना चाहिए, उसके अंदर मोलिकिन्स होने चाहिए, छाले के उपचार रोकथाम के लिए मोलिकिस होने चाहिए, डस्टिंग की सामग्री ड्रेसिंग के लिए, जीवाणु रहित घाव पर सीधे लगाने के लिए एक गोज पीस बैंडेज होनी चाहिए, अजीवाणु कीटाणु रहित आंखों के लिए पैड स्टलाई आइस पैड होना चाहिए, अजीवाणु गोज पैड स्टलाई गोज पैड होने चाहिए, ना चिपकने वाले टेलीफोन लेयर वार्ड पैड होने चाहिए। अब प्राथमिक चिकित्सा किट के लिए ये जरूरी दवाइयां, कौन कौन सी दवाइयां हमारी फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए? इसके लिए हम जानते हैं दिल का दौरा पड़ने पर आराम के लिए दवाइयां, जो दिल का हार्ट अटैक आता है उसके लिए कौन कौन सी दवाइयां होनी चाहिए इमरजेंसी में? एस्प्रिन, सोर्बिटेन, नाइट्रोग्लिसरीन इत्यादि ये दवाइयां हम देते हैं मरीज को जब हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ एंटीबायोटिक आइटम्स भी, जैसे एंटीबायोटिक्स रखी जाती है, जैसे नेस्प्रोइन, एलोवेरा जेली, क्लोबेट्रोसोल आदि इसके अंदर रखी जाती है। तीसरा है घाव साफ करने के लिए एंटीबैक्टीरियल लोशन। अब हमें कोई चोट लग गई है, उसके घाव को साफ करना हो तो हमें क्या क्या मेडिसिन रखी जाती है? पहला है डिटोल, सेविलोन, हाइड्रोजन प्रोक्साइड इत्यादि हम उसके अंदर रख सकते हैं। चौथा, अस्थमा के रोगियों के लिए दवाइयां, अस्थमेटिक प्रॉब्लम होती है जिसमें सांस की तकलीफ होती है, ऐसे मरीजों के लिए एस्लिन, इनहेलर, डिफिलेनिन, साल्बुटामोल इत्यादि दवाइयां रखी जाती है। पांचवा, दस्त रोगी के लिए, अब किसी के दस्त लग गया हो, फर्स्ट एड बॉक्स में हमारे पास अगर मेडिसिन होगी तो हम मरीज को दे सकते हैं। तो उसके लिए कौन कौन सी होनी? ओफ्लोक्सिन पर मेट्राजोल होनी चाहिए, लोप्रोमाइड होती है, लैक्टिक एसिड, बेसिल, ओआरएस इत्यादि रखा जाता है। छठा है उल्टी की दवाइयां। अब वोमिटिंग हो जाती है, वोमिटिंग के लिए हमें मेट्रोक्लोप्रोमाइड रखा जाता है, ऑन्डेस्टोन इत्यादि रखी जाती है। सातवां, दर्द दूर करने वाली दवाइयां, अनलार्ज जैसी दवाइयां जो दर्द को दूर कर सकती है, वो है डाइकोपेनिक, एसिकोपेरिन, पैरासीटामोल इत्यादि हम उसके अंदर रख सकते हैं। सामान्य सुरक्षा, अब सामान्य सुरक्षा में हम क्या क्या रख सकते हैं? स्थानांतरण, किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। सामान्य सुरक्षा में हम क्या कर सकते हैं? किसी मरीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, उसे ही स्थानांतरण कहा जाता है। एक अपाहिज व्यक्ति स्वतंत्र न्यूनतम सहायता की आवश्यकता या पूरी तरह से निर्भर हो सकता है। अस्पताल में किसी प्रकार की आग लग गई हो, मरीज को वहां से निकालना या फर्स्ट एड करना, यही हमारा पहला कर्तव्य होता है। व्यक्ति कुर्सी पर जाकर पुनर्अभ्यास करने में सक्षम हो सकता है, एक स्थान त्वचा से दबाव भी हटा सकता है और रक्त प्रवाहित कर सकता है। यानी कि मरीज को उस स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर रखना वहां के ब्लड सर्कुलेशन को चालू कर सकता है, रक्त प्रवाह को बढ़ा सकता है। यदि व्यक्ति बार बार हिलता डुलता है तो उसके घाव रक्त के थक्कों के लिए जोखिम कम होता है। यदि व्यक्ति के कहीं ब्लीडिंग हो रखी है और उस पर बैंडेज कर दी गई है, फिर भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान के उठ के जा रहा है, तो वहां से घाव से क्या हो सकता है? रक्त ज्यादा निकल सकता है। सुरक्षित स्थानांतरण तकनीकी व्यक्ति और आपकी चोट और गिरने से बचाने में मदद करता है। ये क्या करती है? सुरक्षा और स्थानांतरित बचने के लिए हमारी जरूरत होती है। अब सामान्य सुरक्षा सावधानियां, क्या क्या हमें सामान्य सुरक्षा रखनी होती है?
पहला है सही फॉर्म का प्रयोग करना। एक हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क को सही तरीके से सही प्रयोग करना चाहिए। जैसे जब आप किसी व्यक्ति को स्थानांतरित करते हैं तो अपने पीठ के निचले हिस्से की रक्षा महत्वपूर्ण है। जब आप किसी मरीज को स्थानांतरित करते हैं तो अपना बल पीठ के बल के सहारे रखना चाहिए। स्थानांतरण के दौरान अपनी पीठ को ना फैलाएं। स्थानांतरित करते समय अपने पेट को ना फैलाना है। बिल्कुल सूटेबल तरीके से अपने कंफर्ट पोजीशन में होकर मरीज को स्थानांतरित करना होता है। और नहीं अपने कमरे में मोड़े और नहीं अपने कमर को मोड़ना चाहिए। अपने शरीर को एक सीधी रेखा में रखें और अपने शरीर को कहाँ रखें, एक सीधी रेखा में रखना चाहिए। एक सीधी पीठ और मोड़े हुए घुटने को आपके सिर और छाती के ऊपर सीधी होनी चाहिए और हमें सीधा उसको रखना होता है। अपने पैरों को अपने कंधे की चौड़ाई से थोड़ा चौड़ा रखें। अपने पैर को थोड़ा चौड़ा रखना है और थोड़ा सा उसे मरीज को दूर से पकड़ना है। स्थानांतरण के दौरान व्यक्ति के सिर, धड़ और पैरों को एक सीधे में रखें। जब आप स्थानांतरित कर रहे हो तो मरीज के सिर, धड़ और पैरों को एक सीध में रखना है। व्यक्ति को हिलाने से पहले उसके करीब खड़े हो जाएं और व्यक्ति को उठाने से पहले उसके बिल्कुल नजदीक से उठाना चाहिए। दूसरा है व्यक्ति की सुरक्षा। कैसे सुरक्षा कर सकते हैं? एक हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क को मरीज को अगर आप उठा रहे हो तो साइड रेलिंग का ध्यान रखते हुए मरीज को उठाना चाहिए। अपने पैरों से उठाएं, अपने पीठ से नहीं। सबसे पहले मरीज को अपने पैरों के ऊपर उठाना चाहिए, उनकी पीठ से नहीं उठाएं। एक चाल से पहले व्यक्ति की एक बाहों को उसकी छाती पर पार किया जाना चाहिए। पहला जो हाथ है अपनी उसकी छाती पे रखना चाहिए और अपनी सुरक्षा करने में मदद करेगा। यह आपकी सुरक्षा करने में वो मदद कर पाएगा और व्यक्ति के हाथों उसके नीचे फंसने से रोकेंगे और यदि मरीज से फिसलने से भी मरीज को हम रोक सकते हैं। व्यक्ति को अपने बाहों को अपनी गर्दन या पीठ के चारों ओर न लपटने दें। अगर अपने बाहों और गर्दन के चारों ओर मरीज को लपेट लें और व्यक्ति आप बहुत अधिक भार डालेगा और मरीज आपके ऊपर ज्यादा भार डालेगा तो अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखना चाहिए। इससे आपकी पीठ या गर्दन में चोट लग सकती है। अगर आपने मजबूत स्थिति से मरीज को नहीं पकड़ा है तो हो सकता है आपकी गर्दन या पीठ पर चोट आ सकती है। व्यक्ति को बाहों से नीचे खींचें और मरीज को बाहों से नीचे खींचना चाहिए फर्स्ट एड के अंदर। जरूरत पड़ने पर मदद मांगना। अब जरूरत हो तो आप किसी की मदद ले सकते हैं। हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क में आप मरीज को मदद के लिए किसी और को भी बुला सकते हैं। व्यक्ति से यथासंभव मदद करने के लिए कहें। अगर आपके पास में भीड़ इकट्ठी है और आपको मदद के लिए जरूरत है तो आप मरीज से या आसपास के लोगों से मदद ले सकते हैं। यह आपको व्यक्ति के बहुत अधिक वजन को वहन करने से रोकने में मदद करेगा। यह व्यक्ति के अगर किसी की सहायता लोगे तो इससे अधिक वजन वाले व्यक्ति को आप संतोषपूर्ण उठा सकते हो। यदि वह सक्षम है तो व्यक्ति को बिस्तर के किनारे तक ले जाने के लिए कहें और कहें कि मरीज को इसको बेड पे लेटा दें या मरीज को हॉस्पिटल की व्हील चेयर पर लेटाना है। जरूरत पड़ने किसी को स्थानांतरित करने में आपकी मदद करने के लिए भी किसी से पूछें। आप और आपके सहायता व्यक्ति को खड़े होने या हिलने डुलने में मदद करने के प्रयासों से समन्वित करने के लिए जोर से 3 तक गिन सकते हैं। और जब मरीज को आप उठा रहे हो, एक साथ उठा रहे हो तो 3 तक काउंटिंग करके मरीज को उठाना चाहिए। व्यक्ति को बिना किसी हलचल से सुचारू रूप से चलाना चाहिए। और फर्स्ट एड में हम क्या सकते थे, मरीज को जब हलचल कर रहा हो तो मरीज को हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। स्थिति में त्वरित परिवर्तन गिरने, चोट या दर्द का कारण बन सकता है। यदि कोई हरकत बहुत तेजी या जोरदार हो तो आप उसे व्यक्ति त्वचा को फाड़ भी सकते हैं। व्यक्ति को हमें जोरदार से हिलाना डुलाना नहीं चाहिए और दर्द को कम करना चाहिए। व्यक्ति की सुरक्षा रूप से स्थानांतरित करने में आपकी सहायता के लिए डिवाइस का उपयोग करना चाहिए। सामान्य सुरक्षा उपकरण में स्लाइड बोर्ड, स्लाइड सीट और ट्रांसपोर्ट बेड शामिल है। वैक्यूम को सुरक्षित बनाने में मदद के लिए दीवारों पर गेवर बार लगाया जा सकता है। हमें अब क्या क्या उपकरण की जरूरत होती है? स्लाइड बोर्ड ले सकते हैं, स्लाइड सीट ले सकते हैं, होइस्टर ले सकते हैं, ट्रांसपोर्ट बेड सीट हम बांध सकते हैं मरीज की ताकि जिससे मरीज गिरे नहीं। इन उपकरणों का हम उपयोग में ले सकते हैं। वैक्यूम को सुरक्षित बनाने में मदद के लिए दीवारों को गे वार लगाया जा सकता है। उसमें गे वार का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। ये धातु को छड़ है, एक तरह की धातु की छड़ होती है जिन्हें व्यक्ति गिरने से बचाने के लिए पकड़ सकते हैं। ये व्यक्ति के गिरने से बचाने के लिए प्रयोग में ली जाती है। बार में व्यक्ति को अधिक आसानी से खड़े होने में और बैठने में मदद कर सकता है। ये व्यक्ति को खड़े होने और बैठने में मदद कर सकता है। व्यक्ति का स्वास्थ्य सेवा प्रदाता ऐसे उपकरणों को सुझाव दे सकता है जो व्यक्ति के लिए सही हो और ये मरीज की बता सकता है और उस उपकरणों को सुझाव भी दे सकता है।
सामान्य सुरक्षा के अधिकार, क्या क्या अधिकार होते हैं एक हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क के, और क्या क्या हम फर्स्ट एड में कार्य कर सकते हैं। दर्द या अन्य समस्याओं के लिए व्यक्ति की जांच करना, हमें दर्द और व्यक्ति की जांच करनी चाहिए। स्तनान दर्द का कारण बन सकता है या दर्द को बेहतर बना सकता है। स्तनान से पहले व्यक्ति को अपने दर्द की दवा लेने की आवश्यकता हो सकती है। जब मरीज को आप स्थानांतरित कर रहे हो तो हम उसको लिए दर्द की दवा को दे सकते हैं और उसकी आवश्यकताओं की पूरी कर सकते हैं। घाव, लालिमा या अन्य समस्याओं के लिए व्यक्ति की त्वचा की जांच करें। अगर मरीज के घाव हो रखा हो या फिर कहीं रेडनेस हो गई हो तो इस समस्याओं के लिए व्यक्ति की त्वचा की जांच करनी चाहिए। स्तनान के दौरान त्वचा फट सकती है। जब आप स्थानांतरित कर रहे हो तो उस समय हो सकता है कि उसकी त्वचा फट जाए, तो हमें सुरक्षित रूप से उसका ध्यान रखनी है। इससे बचाने के लिए आपकी त्वचा को एक पट्टी से ढकना पड़ता है और इसे बचाने के लिए एक बैंडेज कवर कर देना चाहिए। अतिरिक्त तकिए प्रदान करें, व्यक्ति को हो सके आराम के लिए सबसे बड़े तकिया का प्रदान करें। जब आप ट्रांसफर कर रहे हो, आराम और समर्थन के लिए तकियों का व्यक्ति के पीछे और उसके घुटनों के बीच रखा जा सकता है। जांच की स्थानांतरण के दौरान उपकरण, अब हम जो जांच कराने ले जा रहे हैं, मरीज को स्थानांतरित कर रहे हैं, उनमें क्या क्या उपकरण हमें जरूरत पड़ती है। व्यक्ति को हिलाने से पहले व्हीलचेयर या वॉकर के पहियों को लॉक करें। हमें व्यक्ति को हिलाने से पहले सबसे पहले क्या करना है, व्हीलचेयर या वॉकर के पहियों को लॉक कर देना है। सुनिश्चित करें जब भी व्यक्ति को वहां रखा जाता है तो कुर्सी या अन्य वस्तु को हिलाना नहीं चाहिए। जब हम मरीज को स्थानांतरित कर रहे हैं तो कुर्सी या वस्तु को हिलाना नहीं चाहिए। अब है व्यक्ति पर या उसके आसपास की सभी चिकित्सा उपयोग सुरक्षित। आप ट्यूब, दवा, पंप या मॉनिटर को स्थानांतरित या सुरक्षित करने की आवश्यकता हो सकती है। आप ट्यूब, दवा या पंप, मॉनिटर स्थानांतरित करने की या सुरक्षित करने की आवश्यकता हो सकती है। सुनिश्चित करिए जब आप व्यक्ति को ले जाते हैं तो कुछ भी ढीला या टूट नहीं जाए। व्यक्ति से कोई उपकरण तब तक नहीं हटाया जाए तब तक कि व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाएं प्रदाता आपको ऐसे करने के लिए ना कहें। जब तक आपको हेल्पर या डॉक्टर नहीं कहे तब तक आप उन चीजों को हटाना नहीं चाहिए, उन उपकरणों को हटाना नहीं चाहिए जहां जरूरत होती है। अभ्यास प्रश्न 3, निम्नलिखित में से सामान्य सुरक्षा के अधिकार नहीं है। कौन सा अधिकार नहीं है सामान्य सुरक्षा? दर्द या अन्य समस्याओं के लिए व्यक्ति की जांच करना चाहिए। अतिरिक्त तकिए प्रदान करने चाहिए। हाँ जी हाँ, अतिरिक्त तकिए प्रदान करने चाहिए। जांच के स्थानांतरण के दौरान उपकरण बनाए रखना चाहिए। व्यक्ति की सुरक्षा बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।